हरदोई के गांव में लोगों ने पुलिस वालों पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। सरकार का दावा है कि लोगों ने मत पेटियों पर पानी डालने की कोशिश की, जिसे विफल बनाने की कोशिश में गांव में बवाल शुरू हो गया और हंगामा इतना बढ़ा कि पुलिस और पीएसी के जवानों को मिलकर भीड़ को खदेड़ना पड़ा। पुलिस के जवानों को भीड़ को भगाने के लिए डंडे चलाने पड़े। लोग दूर दौड़ते हुए दिखने लगे और ऐसा लगा कि हालात सामान्य होने वाले हैं, लेकिन अगले ही पल भीड़ ने जवाबी हमला किया और कुछ दूर पहुंचने के बाद पुलिस की तरफ पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। ईंटें और पत्थर अपनी तरफ आता देख पुलिस के जवान कुछ समझ ही नहीं पाए और उल्टे पांव दौड़ने लगे। एक छोटी सी दीवार के पीछे पुलिस वाले छुप गए और भीड़ ने बेहिसाब पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। पुलिस के एक अफसर ने जाबाजी दिखाते हुए भीड़ के बीच जाने का फैसला किया। भीड़ जिस कदर गुस्से में थी, पुलिस वाले के लिए भीड़ के बीच जाना खतरनाक साबित हो सकता था, लेकिन हालात संभालने के लिए पुलिस वाला लोगों से बातचीत करने पहुंच गया और थोड़ी देर में लोगों को समझाने में कामयाब भी हो गया। लेकिन तब तक कई पुलिस वाले जख्मी हो चुके थे। पथराव में पुलिस और पीएसी के 2 अफसरों समेत 9 लोगों को चोट लगने की खबर आई, जिनमें कुछ के तो सिर में भी चोट लगी, जिन्हें फौरन इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। जख्मी लोगों में एक एडिशनल एसपी भी शामिल है। इसके अलावा पीएसी के एक एसीपी को गांव वालों की तरफ से हुए पथराव में चोट आई। पता ना हम लोगों को आने से पहले क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। जब हम लोग आए हैं बस तुरंत वही घर पर एक को पकड़ा गया, तो उसी पर फिर ईंटा पत्थर चलना शुरू हो गया। प्रशासन का दावा है कि वोटिंग का काम रुकवाने की कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। लोगों ने बूथ पर पहुंचकर मतपेटी में पानी डालने की कोशिश की, जिसे नाकाम कर दिया गया। हालात को संभालने के बाद मतदान कराने वाली टीम और मतपेटी को सुरक्षित निकाल लिया गया। सतर्कता और सावधानी के साथ वहाँ की पोलिंग कंप्लीट करा करके मतपेटिका और पोलिंग पार्टियों को सुरक्षित हम लोग निकाल करके और ले आए। घटना हरदोई के शाहबाद खंड के अतरजी गांव की है, जहां के सरकारी स्कूल में मतदान केंद्र बनाया गया था। गुजरात में कोरोना से मरने वालों की तादाद बढ़ने से कुछ शहरों के शमशान घाटों पर शवों का अंबार लग गया। सूरत, वडोदरा, राजकोट, अहमदाबाद ये वो जिले हैं जहां मरने वालों का आंकड़ा सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से वहां के शमशान घाटों पर शवों के पहुंचने का सिलसिला थम नहीं रहा। सूरत से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में एक शमशान घाट पर कई शव एक साथ जलते दिखाई दिए, लेकिन इसके बावजूद वहां कई शव ऐसे थे जिन्हें जलाने के लिए इंतजार करना पड़ा, क्योंकि उस घाट पर जगह नहीं थी। और तो और शवों की संख्या अचानक बढ़ने से उन्हें जलाने के लिए लकड़ियाँ भी कम पड़ने लगी। दर्दियों की संख्या अस्पताल में बढ़ रही है। अस्पताल में दर्दियों के साथ मरने वाली लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। राजकोट से तो दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। कोरोना के कहर से वहां के शमशान घरों में शवों की कतार लग गई। वहीं अस्पतालों में कोरोना मरीजों के मरने का सिलसिला भी लगातार जारी है। इसी तरह की तस्वीरें कई शहरों में देखने को मिली। सौभाग्य की एक बात यह है कि गुजरात में कोरोना से मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, जिसका असर शमशान घाटों पर पड़ रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में शवों को जलाने के लिए वहां व्यवस्थाएं कम पड़ने लगी हैं। हालांकि सभी शवों को कोरोना गाइडलाइंस के तहत ही जलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कहर बरपा रहे कोरोना की चेन तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने कई बड़े कदम उठाए। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि रविवार के दिन पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया, जबकि मास्क पहनना सबके लिए जरूरी कर दिया गया और ऐसा नहीं करने पर मोटा जुर्माना लगाया जाएगा। मतलब पहली बार बिना मास्क के पकड़े गए तो 1000 रुपए, जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर 10 गुना ज्यादा यानी 10,000 रुपए का भारी भरकम जुर्माना देना होगा। इसके अलावा लखनऊ में कोरोना के इलाज के लिए 1000 बेड का नया अस्पताल बनाया जाएगा, जबकि राज्य के सभी अस्पतालों में ओपीडी सेवा फिलहाल बंद करने का आदेश दिया गया है, क्योंकि वहां भीड़ ज्यादा होती है। महाराष्ट्र के पालघर हत्याकांड के 1 साल पूरा होने पर बीजेपी और कुछ साधु संतों ने उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए बीजेपी के कुछ नेता मुंबई के नरीमन पॉइंट पर महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने सत्याग्रह पर बैठ गए। लेकिन जब कोरोना की पाबंदियों का हवाला देकर पुलिस उन्हें उठाने लगी तो वहां हंगामा खड़ा हो गया। सत्याग्रह पर बैठे लोग अड़ गए। यहाँ पर बीजेपी के नेताओं को पुलिस हिरासत में ले रही है। इसके बाद पुलिस ने जबरन बीजेपी के एक नेता को गाड़ी में बैठा दिया और बाकियों को सत्याग्रह खत्म करने का निर्देश देकर छोड़ दिया। जिसको अरेस्ट करना चाहिए वो लोग बाहर घूम रहे, इसलिए केंद्रीय अच्छी तपास यंत्रणा से निष्पक्ष भावना से
तपस की हमारी मांग है। ये मामला यही नहीं थमा। मुंबई के ही दूसरे इलाकों में बीजेपी नेता राम कदम कुछ साधुओं के साथ पालघर जाने के लिए निकल पड़े, लेकिन मुंबई पुलिस ने राम कदम की सारी तैयारियों पर पानी फेर दिया। जैसे ही वो यात्रा निकालने के लिए घर से बाहर आए, पुलिस ने उन्हें एक नोटिस पकड़ा दिया और वहीं रोक दिया। सौभाग्य की एक बात यह है कि महाराष्ट्र के पालघर हत्याकांड को 1 साल बीत चुके हैं। वहां जिन साधुओं को पीट कर मार डाला गया था, उनके दोषियों को अब तक सजा नहीं मिली है। बीजेपी इसी बात का हवाला देकर मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रही है, जबकि उद्धव सरकार ने सीआईडी को जांच का जिम्मा सौंपा है। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि राज्य सरकार कुछ लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है और इसलिए सीबीआई को जांच करनी चाहिए। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में ऑक्सीजन की कमी पर अब प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाल लिया है। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता और उसकी सप्लाई तय करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की, जिसमें उन 12 राज्यों पर खासतौर से चर्चा की जाए जहां पर ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा मांग है। इन सभी राज्यों में इसकी सप्लाई और अगले 15 दिनों में कितनी जरूरत होगी, इसके अनुमान की समीक्षा की गई, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को पूरे देश में ऑक्सीजन ले जा रहे जो टैंकर हैं उनको बिना रोके जाने देने का आदेश दिया है। इसके अलावा हर प्लांट में इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। जिन 12 राज्यों में इस वक्त सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड है, उनमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। इनके अलावा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान भी इस लिस्ट में शामिल है। कोरोना की चपेट में आ रहे लोगों के लिए रक्षा के क्षेत्र में रिसर्च करने वाली संस्था DRDO दिल्ली के द्वारिका में 500 बिस्तरों का एक अस्पताल तैयार करने में जुट गई है और इस अस्पताल में सिर्फ सुरक्षा बल के जवानों का ही नहीं बल्कि आम लोगों का भी इलाज हो सकेगा, जिसके लिए अस्पताल में सभी तरह की सुविधाएं देने का काम शुरू हो गया। इस अस्पताल को कोरोना मरीजों के लिए अगले हफ्ते तक पूरी तरह तैयार करना है, इसलिए उसकी साफ सफाई में कई लोग जुट गए। सब चीजों को व्यवस्थित करने के काम में तेजी दिखी। इस अस्पताल में हर बेड पर ऑक्सीजन सप्लाई और वेंटिलेटर समेत कई सुविधाएं मौजूद रहेंगी। बेड जो है दोबारा से जो है नए सिरे से तैयार किए जा रहे हैं। 500 बेड जो है इस अस्पताल में इस बार होंगे। इससे पहले पिछले साल DRDO ने इसी जगह पर 1000 बेड का अस्पताल तैयार किया था, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल नाम दिया गया था। सौभाग्य की एक बात यह है कि पिछले साल जब अस्पतालों में बिस्तरों की कमी होने लगी थी तो DRDO आगे आया था। इस बार भी लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए अस्पताल तैयार करने का काम शुरू हो गया है और उम्मीद है कि इस अस्पताल के जरिए कई लोगों को सही समय पर इलाज मिल सकेगा। दिल्ली में कोरोना के गहराते संकट की वजह से गृह मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों के लिए कई बड़े फैसले किए। न्यूज 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि गृह मंत्रालय ने अंडर सेक्रेटरी और उसके नीचे के स्तर के अधिकारियों के वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने के लिए कहा, जबकि दफ्तर में 50% कर्मचारियों को ही आने की इजाजत होगी और जो अधिकारी मंत्रालय आएंगे उनको सुबह 9 बजे से रात 10 बजे के बीच अलग अलग समय पर आना होगा, यानी वो एक साथ एक ही समय पर नहीं आ सकेंगे। साथ ही ऐसे कर्मचारी या अधिकारी जो कंटेनमेंट जोन में हैं, उनको दफ्तर नहीं आना है। गृह मंत्रालय का यह आदेश 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। कोरोना से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए यूथ कांग्रेस ने दिल्ली के रायसीना रोड पर मौजूद अपने दफ्तर में एक वॉर रूम तैयार कर लिया और ये बताया गया कि अब तक यूथ कांग्रेस की टीम 5000 लोगों को मदद पहुंचा चुकी है, ताकि कोरोना से जंग लड़ रहे लोगों की जिंदगी को बचाया जा सके। इसके लिए ट्विटर पर लोग लगातार #SOS IYC के जरिए अपने करीबियों के लिए मदद मांग रहे हैं और दफ्तर में बैठी यूथ कांग्रेस की पूरी टीम उन पर निगरानी रख रही है। वो ट्विटर, व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इस मुश्किल वक्त में लोगों की परेशानी को दूर करने में जुटी है। हम इस वक्त यूथ कांग्रेस के दफ्तर में, जहां पर एक कंट्रोल रूम सेट किया गया है, एक दोस्त के माता और पिता के लिए यहाँ पर देखिए हेल्प मांगी है और उसके लिए यहाँ पर देखिए शुरू कर दिया गया है कोशिश। यहाँ पर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने भरोसा दिया कि वो कोरोना संकट में इसी तरह ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम आने की कोशिश में जुटे रहेंगे। कंडीशन के हिसाब से हमने काफी लोगों को मदद करने के लिए हमने कोशिश करते हैं। न्यूज 18 के विक्रांत यादव ने भी ट्विटर के जरिए अस्पताल में भर्ती एक पत्रकार के लिए मदद मांगी, जिन्हें यूथ कांग्रेस की तरफ से फौरन वैक्सीन दिलवाने का भरोसा दिया गया। इसके अलावा प्लाज्मा, ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं को भी यूथ कांग्रेस के लोग जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे हैं, मगर देश के कई हिस्सों में लोगों को मदद का इंतजार है, जिनकी मदद करने में बाकी दलों के नेता भी पीछे नहीं है, जिसमें बीजेपी नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार शलभमणि त्रिपाठी भी शामिल हैं, जो संकट की इस घड़ी में लोगों की दिन रात मदद करने में जुटे हैं। लखनऊ का जो कोविड जो अस्पताल है, वहाँ पर ब्लड बैंक में प्लाज्मा की जरूरत थी। मैंने अपील की, बहुत से लोग
जो प्लाज्मा देने के लिए आगे आए। इसी तरह आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे भी सोशल मीडिया के जरिए मदद मांगने वालों की सहायता कर रहे हैं। किसी को अस्पताल में भर्ती करा सकते हैं तो कराइए, क्योंकि ये महामारी सरकार के बस की सीमाओं को लांघ कर आगे जा चुकी है। कोरोना की सबसे ज्यादा मार महाराष्ट्र पर पड़ी। ऐसे में वहां लोगों को खाने पीने के संकट के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी जूझना पड़ा। कांग्रेस नेता जिशान बाबा सिद्दीकी अपनी टीम के साथ ऐसे ही लोगों की मदद कर रहे हैं। मेरी पूरी टीम सब जगह फोन करती है, एक एक डॉक्टर को फोन करती है, डीन को फोन करती है और सब कोऑपरेट कर रहे हैं। इन लोगों ने बताया कि वो अब तक कोरोना से प्रभावित कई लोगों की मदद कर चुके हैं। सौभाग्य की एक बात यह है कि कोरोना संकट में कहीं से भी मिली मदद किसी के लिए जीवन दान साबित हो सकती है। मदद का हाथ महामारी के इस दौर में एक परिवार की खुशियों को लौटा सकता है, जिसके लिए यूथ कांग्रेस ने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जरिया बनाया। लोग भी मदद की आस में लगातार उन तक पहुंच रहे हैं और यूथ कांग्रेस की पूरी टीम भी लोगों की परेशानी दूर करने का भरोसा दे रही है। पश्चिम बंगाल में चुनावों की तारीखों में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन प्रचार पर चुनाव आयोग ने कुछ बड़े फैसले किए हैं। न्यूज 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि छठे, 7वें और 8वें चरण के चुनाव का प्रचार 2 दिन नहीं बल्कि 3 दिन पहले खत्म हो जाएगा। यानी 48 घंटों की जगह 72 घंटे पहले प्रचार का शोर थम जाएगा। इसके अलावा शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे तक ही किसी भी तरह की भीड़ की इजाजत राजनीतिक दलों को नहीं होगी। यानी इस दौरान ना कोई रैली होगी, ना कोई जनसभा या नुक्कड़ सभा, ना ही कोई रोड शो, बाइक रैली या किसी भी तरह की भीड़ जुटाने नहीं दी जाएगी। कोरोना से जुड़े सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करवाना राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होगी, जिसके तहत सभाओं में पहुंचने वाले लोगों को मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध करवाना भी शामिल है। अगर इन निर्देशों का पालन नहीं होता तो जिला निर्वाचन अधिकारी को रैली रद्द करने का अधिकार भी होगा। पहले चर्चा थी कि छठे और 7वें 8वें का जो चुनाव है वो एक साथ कराया जा सकता है, जिस पर चुनाव आयोग के अधिकारियों ने सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की और बैठक में बीजेपी ने इसका विरोध किया। बीजेपी ने साफ कहा कि वो 3 चरणों के चुनाव एक साथ कराने के पक्ष में नहीं है। हालांकि टीएमसी इसके पक्ष में रही। टीएमसी ने छठे, 7वें और 8वें चरण का चुनाव एक साथ करवाने की पैरवी की। 3 दफा ভোট না করে এক দফায় যদি করা হতো তাহলে অনেক বেশি মানুষের জীবনকে রক্ষা করবার, কোভিড মুক্ত করবার কাজকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে করা সম্ভব হতো। लेकिन बीजेपी ने दलील दी कि एक साथ तीनों चरणों के चुनाव करवाने से छोटी पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों को बड़ा नुकसान होगा। हालांकि बीजेपी ने चुनाव आयोग को भरोसा दिया कि प्रचार के दौरान जो भी दिशा निर्देश तय किए जाएंगे उनका सख्ती से पालन किया जाएगा। क्या देखा जा रहा है कि जो जिस हिसाब से हो गया है उसमें यदि हम बदलाव लाते हैं तो बड़े पार्टी तो छोड़ दीजिए, जो छोटे पार्टी हैं और जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनके ऊपर बहुत नकारात्मक असर पड़ेगा। बिहार के छपरा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां सदर अस्पताल में एक मरीज की मौत पर उसके घर वालों ने जमकर हंगामा किया। इन लोगों ने आरोप लगाया कि कोरोना के शक में उसका इलाज नहीं होने से ही उसने दम तोड़ दिया, जिसके बाद उन लोगों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की और जब पुलिस उस परिवार की एक महिला को थाने ले जाने लगी तो बवाल और बढ़ गया। पहले तो वो महिला पुलिस की गाड़ी में बैठने के लिए तैयार नहीं हुई और जब उसके साथ सख्ती बरती गई तो गुस्से से तिलमिलाई उस महिला ने एक पुलिस वाले की पिस्तौल छीनने की कोशिश की, जिससे वहाँ अफरा तफरी मच गई। अस्पताल के अंदर से भी कुछ दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहाँ वार्ड के अंदर मरीज की मौत के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। इससे पहले अस्पताल को निशाना बनाया गया। रजिस्ट्रेशन काउंटर और डॉक्टर के चैम्बर के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी तोड़ दिए गए। हंगामा कर रही महिला ने अस्पताल पर कई गंभीर आरोप लगाए। मैं बाहर से खरीद कर लाई हूँ, फिर बोली कि लगा दीजिए भैया, जल्दी से लगा दीजिए भैया। मैंने भैया तरफ रहे हैं लेकिन ये लोग लगाने तक नहीं गए। वहीं अस्पताल के डॉक्टरों ने महिला के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। बहुत सीरियस हुई तो यहाँ आई है, यहाँ गई तो उनका समुचित इलाज चल रहा था। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने भरोसा दिया कि इस पूरे मामले में जांच करवाई जाएगी। सौभाग्य की एक बात यह है कि बेहतर इलाज के लिए यह परिवार छपरा जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पहुंचा था। उसे उम्मीद थी कि मरीज की हालत में सुधार आएगा, लेकिन उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि जिसकी मौत हुई उसकी हालत काफी गंभीर थी और वो पहले से ही कई दूसरी बीमारियों से भी जूझ रहे थे। हालांकि मरीजों के परिवार वाले अस्पताल के डॉक्टरों की ओर से दी गई दलील को मानने को तैयार नहीं दिखे और हंगामा करने पर उतर आए। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा बेहाल शहरों में एक मुंबई के सबसे बड़े कोविड सेंटर में न्यूज 18 की टीम पहुंची।
2000 बेड वाले नेस्को कोविड सेंटर में कोरोना मरीजों के इलाज की हर सुविधा मौजूद है। लेकिन मुंबई के हालात ऐसे हैं कि यहाँ सुविधाएं भी कम पड़ रही हैं। आईसीयू पूरा पैक्ड है। हमारे यहाँ जितने भी वेंटिलेटर्स हैं सब यूज में हैं। कोविड मरीजों के इलाज के लिए नेस्को कोविड सेंटर में पूरी सावधानी बरती जाती है। न्यूज 18 के विवेक गुप्ता को भी कोविड सेंटर में दाखिल होने से पहले पीपीई किट पहननी पड़ी। अंदर जाके हम आपको दिखाएंगे कि मरीजों की हालात कैसी है। पूरी किट पहनने के बाद सबसे पहले हमारी टीम अस्पताल के आईसीयू वार्ड में दाखिल हुई। आईसीयू वार्ड में एक भी बेड खाली नहीं है। आईसीयू वार्ड में केवल उन्हीं मरीजों को रखा जाता है जिनकी तबीयत नाजुक हो। डॉक्टर से बात करने पर पता चला कि अस्पताल के आईसीयू का बेड आमतौर पर किसी मरीज के निधन पर ही खाली होता है। एक दो खाली रहता है बिकॉज डीसी हो जाता है, मतलब डेथ अगर हो जाती है तो वो बेड खाली हो जाता है, तो नेक्स्ट पेशेंट वहाँ पे आ जाता है। लेकिन हालत ऐसी हो गई है कि डेथ होने के बाद ही बेड खाली हो रहे हैं, इलाज हो के ये ठीक हो के कम जा रहे हैं। है तो यहाँ पे मतलब 50% लोग तो पहले से ही सीरियस ही आते हैं। आईसीयू में भी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। हर घंटे बाद खास तौर पर सैनिटाइजेशन किया जाता है ताकि कोरोना मरीजों की चपेट में किसी और के आने की कोई गुंजाइश बाकी ना बचे। अस्पताल में डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना की इस बार की लहर पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है, जिसकी चपेट में कम उम्र के लोग भी आ रहे हैं और उन्हें आईसीयू की जरूरत पड़ रही है। इस बार ये जो कोविड का स्ट्रेन है उसमें ना बहुत जो भी मतलब बच्चे आ रहे हैं वो 20, 21, 25, 30 के एज के भी आ रहे हैं, वो भी आईसीयू में। इससे पहले नहीं था ना ये? हाँ, मतलब लास्ट ईयर ये कम था। यही वजह है कि अस्पताल में सुविधाएं कम पड़ने लगी हैं। करीब 2000 बेड नए बनाए जा रहे हैं ताकि ज्यादा मरीजों का इलाज किया जा सके। ये हॉल बनकर तैयार हो रहा है और सैकड़ों बेड यहाँ पर बनाए जा रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में अगर कोविड के मामले बढ़ते हैं तो जो मरीजों को है यहाँ पर उनका इलाज अच्छे से हो सके। न्यूज 18 की टीम कोविड सेंटर के जनरल वार्ड में भी पहुंची। जनरल वार्ड में उन मरीजों को रखा जाता है जो कोरोना पॉजिटिव तो हैं, लेकिन उन्हें ना तो सांस लेने में तकलीफ है और ना ही कोई गंभीर बीमारी। हैरानी की बात ये कि जनरल वार्ड के भी हर बेड पर मरीज मौजूद हैं, यानी एक भी बेड खाली नहीं दिखा। इन्फेक्शन फैलने से बचाने के लिए मजबूत इंतजाम किए गए। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ एक ग्लास है और ग्लास के इस साइड पेशेंट बैठे रहेंगे, दूसरी साइड डॉक्टर्स बैठे रहेंगे। मरीज और डॉक्टर के बीच बातचीत के लिए लैंडलाइन फोन लगाए गए हैं। मुंबई में जिस तेजी से वायरस फैल रहा है, कोविड सेंटर के सामने चुनौतियां भी उतनी ही ज्यादा बढ़ रही हैं। सौभाग्य की एक बात यह है कि मुंबई देश के उन शहरों में है जो कोरोना से सबसे ज्यादा बेहाल है। डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना की नई लहर पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये तो हम में से कोई नहीं चाहेगा कि किसी को भी इस तरह की किसी कोविड सेंटर में जाने की जरूरत पड़े जहां कोरोना के आगे मरीज और डॉक्टर दोनों लाचार दिखने लगते हैं। इसलिए डॉक्टरों की, सरकार की और हमारी ये अपील है कि सभी सावधानी आप बरतें, मास्क जरूर लगाएं। कोरोना महामारी से संकट से उबरने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देसी टीका कोवैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने का फैसला सरकार ने किया, जिसके तहत कोरोना के खिलाफ जंग में कारगर कोवैक्सीन के उत्पादन को मई-जून तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया, जबकि जुलाई-अगस्त तक 6 से 7 करोड़ वैक्सीन हर महीने तैयार करने का लक्ष्य है, जिसके लिए केंद्र सरकार की ओर से वैक्सीन निर्माताओं को आर्थिक सहायता भी मुहैया करवाई जाएगी ताकि टीका बनाने में कोई कमी न रहे। और यही वजह है कि भारत बायोटेक को करीब 65 करोड़ रुपए की मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें पंचायत चुनाव के खत्म होने के बाद मतदान केंद्र पर ही जमकर मारपीट हो गई। आरोप है कि वहां फर्जी वोटिंग हो रही थी, जिस पर 2 प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए। वायरल हो रहा ये वीडियो एक दिन पहले का है, जिसमें दोनों प्रत्याशियों के समर्थक एक दूसरे को पीटते दिखाई दिए। कोई किसी पर मुक्के बरसा रहा था तो कोई किसी को धक्का दे रहा था। मारपीट कर रहे लोगों ने वहां रखी कुर्सियों को भी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। इस हंगामे में कई महिलाएं भी नजर आईं। हालांकि वो इस मारपीट को खत्म कराने की कोशिश कर रही थीं, जिसका कोई असर नहीं हुआ। बाद में पुलिस वहां पहुंची, तब जाकर ये हंगामा शांत हुआ। खबर है कि इस घटना के बाद एक दूसरे इलाके में एक आदमी की 4 लोगों ने मिलकर पिटाई कर दी। आरोप लगाया गया कि उसने किसी दूसरे प्रत्याशी के लिए प्रचार किया था। इस घटना पर गांव वालों का गुस्सा भड़क गया और वो हाथों में डंडे और पाइप लेकर प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने वहां जमकर नारे भी लगाए। इस हंगामे के बीच वहां पहुंची पुलिस लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगती नजर आई।
सौभाग्य की एक बात यह है कि पंचायत चुनाव के लिए मतदान खत्म ही हुआ कि प्रत्याशियों के समर्थक आपे से बाहर हो गए। उन्होंने मतदान केंद्र को ही जंग का मैदान बना दिया। वहीं दूसरे प्रत्याशी के लिए प्रचार करने का आरोप लगाकर भी मारपीट करने का सिलसिला शुरू हो गया, जबकि अभी इस चुनाव के नतीजे आने बाकी हैं।